हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डायरेक्ट 2 to 20। सो आज हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे और इसको अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, वो टर्मोलॉजीज एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी आती है। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि उसके पहले कुछ क्या किया, कुछ एविडेंस लिए थे। ओके, जैसे न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, ऐसे डिफरेंट लॉ। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, ऐसे डिफरेंट फेनोमेना न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसी का यूज करके जैसे हमको क्या होता है कि जब कुछ आदमी क्या करता है, कुछ एविडेंस देता है तो अपन उस एविडेंस को मानते भी है। ठीक है, सो जैसे न्यूटन ने 3-4 लॉ दिए थे, उसके बाद यहाँ पर रेक्टिलिनियर, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे कुछ एविडेंस देने के बाद हम मानते हैं कि मतलब जो न्यूटन बोल रहा है वो सच है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, सो उसने क्या किया था कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर बोला था। ठीक है, सबसे पहले जब न्यूटन आया था तब क्या बोला था, लाइट एज अ पार्टिकल नेचर। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला था, हालांकि उसके पहले कुछ एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे 3-4 एविडेंस उसको यूज करने के बाद ऐसे माना था। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बॉल है यहाँ पे। ठीक है, उस बॉल के ऊपर क्या करूँगा, मैं लाइट को इंसिडेंट करूँगा, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लाइट है, वो एक पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद उसका जो डायरेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को शो कर रही है और एक ही स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रेवल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एक बात और उसने मानी थी कि जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है, ओके, जो या फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, कोई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, जो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है हमारे पास जो लाइट है, ओके, वो क्या होता है, ग्रेटर होती है। डेंसर मीडियम वाली ग्रेटर हो जाएगी और रेयर मीडियम वाली कम हो जाएगी। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, इसलिए जो हमारे पास न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी है वो यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी है हमारे पास, जैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ओके, या फिर इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये 2-3 फिनोमेना है, वो न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, इसलिए हमारे पास न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, सो जो न्यूटन ने माना था लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, ओके, लाइट एज अ पार्टिकल नेचर माना था, ये बहुत से लोगों ने माना भी था, बट एक नाम था जिन्होंने वो सेंटेंस गलत कर दिया था। ठीक है, उस नाम का साइंटिस्ट क्या है हमारे पास, हाइजेंस। ओके, सो हाइजेंस ने क्या बोला कि जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है लाइट वो गलत है, ऐसे माना था उसने। मतलब कुछ ड्रॉबैक निकाले और उसी ड्रॉबैक का यूज करके ये माना था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर नहीं शो करता है, वो लाइट एज अ वेव नेचर को शो करता है। ओके, अभी यहाँ पर इसने क्या बोला कि लाइट एज अ वेव नेचर शो करता है, सो डायरेक्टली थोड़ी मानेंगे अपन, इसके लिए कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे मानते हैं हमारे पास 2 रूम्स है, ओके, 2 रूम्स है हमारे पास, तो 2 रूम्स होने के बाद क्या होता है कि 2 रूम के बीच में एक मैंने जैसे विंडो लगा दिया। ओके, विंडो लगाने के बाद क्या होता है कि एक लाइट में अगर मैंने लाइट ग्लो कर दिया, सो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट, जैसे मानते हैं 100 में से 30% लाइट दूसरे रूम में चला जाएगा। ओके, ये क्यों जा रहा है हमारे पास, क्योंकि लाइट एक वेव नेचर को शो कर रहा है, इसलिए जैसे यहाँ पर वेव नेचर मतलब कैसे, यहाँ पर वेव ऐसे जाएगी ना हमारे पास, ओके, एक ऐसे ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने 30% बोला 100 में से, वो वेव की वजह से एक रूम से दूसरे रूम में चली जाएगी। ओके, और जो हमारे पास न्यूटन ने बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे बोला था। ओके, हालांकि ये बात फिर गलत किसने माना था, फिर हाइजेंस ने। ओके, उसके बाद हमारे पास मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए। सो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि लाइट एज अ वेव नेचर को शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे उन्होंने डिस्कवर किया था, सो सेम उस थ्योरी का यूज करके लाइट एज अ वेव नेचर को माना था। उसके बाद फिर से दूसरा एक साइंटिस्ट आया, यंग्स। ओके, यंग्स ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको भी पता चला कि लाइट एज अ वेव नेचर को शो करता है, ऐसे माना था। ठीक है, सो यहाँ पर
बात कौन सी कंक्लूजन हो गई कि लाइट एज अ वेव नेचर को शो करता है, ऐसे माना था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि आइंस्टाइन है, ओके, बाद में कौन है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। उस एक्सपेरिमेंट का यूज करके या फिर उस एक्सपेरिमेंट का स्टडी करने के बाद ऐसा पता चला आइंस्टाइन को कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, तो जैसे इस सारे जो बातें हैं मैंने एक नोट्स में भी लिखे हैं पूरे के पूरे, वो एक बार क्या कर सकते हो तुम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली उस थ्योरी के तुमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए बस, हालांकि यहाँ पर पूरी बात कंक्लूजन कर सकते हैं अपन। लाइट ऑफ नेचर, ओके, लाइट ऑफ नेचर सबसे पहले कौन सा माना था, लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, कहाँ पर, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद ये जो थ्योरी है वो किसने फेल किया था, हाइजेंस के, ओके। हाइजेंस ने क्या बोला कि लाइट एज अ वेव नेचर को शो करता है, ओके। यहाँ पर उसके बाद क्या आता है, मैक्सवेल आए थे, मैक्सवेल आने के बाद यंग्स आए, ओके, इन्होंने भी क्या बोला था, लाइट एज अ वेव नेचर। ठीक है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, मतलब यहाँ तक कंक्लूजन हुआ था कि लाइट एज अ वेव नेचर, उसके बाद आए थे हमारे पास आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों बातें कंक्लूड हो रही है, लाइट एज अ वेव भी शो कर रही है और लाइट एज अ पार्टिकल भी शो कर रही है। ठीक है, सो हम दोनों बातों को मान सकते हैं, लाइट एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, सो उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर पूरी थ्योरी है, थ्योरी मैंने बहुत ही अच्छे से, मतलब तुमको नोट्स चाहिए तो नोट्स में क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाना पड़ेगा, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा थ्योरी कंसेप्ट है, बस यहाँ पर आपको कंक्लूजन करना है। ठीक है, इसके मतलब ड्रॉबैक्स क्या है, वो क्यों फेल हो गई, तो तुम एक एक पॉइंट पढ़ के भी कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर से हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद जैसे हमको पता चला कि लाइट एज अ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर शो करता है, हम सीधा जाएंगे, हम हमारे चैप्टर का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, इसलिए लाइट एज अ वेव स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, लाइट एज अ वेव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे हाइजेंस थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सो हाइजेंस थ्योरी के ऊपर जाने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइजेंस थ्योरी के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म, बस जैसे यहाँ पर क्या होता है हाइजेंस थ्योरी, हाइजेंस थ्योरी में सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, यहाँ पे तुम ये भी स्टडी कर सकते हो कि वेव, जैसे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे मानते हैं ये पूरा का पूरा क्या लेंथ है यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो खत्म हो रही है, इसको बोलेंगे अपन वेवलेंथ। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्टिकल को जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, होता है टाइम पीरियड। ओके, वो क्या होता है उसका टाइम पीरियड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों में देख रहे हो नंबर ऑफ वेव्स किस में ज्यादा लिख रहे हैं, इसमें, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, या फिर क्या करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करेंगे, सो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी में निकल जाएगी और टाइम पीरियड। ठीक है, सो यहाँ पे वेव लेंथ, उसके बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और एक टर्म आती है फेज। ठीक है, तो फेज एक बार फिर से अपन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है, उसके बाद ये पार्टिकल का देखो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ऑटोमेटिकली ये इधर ही जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में देख रहे हो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे मानते हैं तुमने ये पॉइंट कंसिडर किया और ये पॉइंट कंसिडर किया, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है और ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे बस बेसिक कंसेप्ट है वेव नेचर। ओके, वेव नेचर में क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। ओके, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आने के बाद हमारे पास टाइम पीरियड। ओके, और फेज, ऐसे छोटे छोटे बस बेसिक टर्म्स है, उसको बस याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, सो देखो हमारे पास हाइजेंस थ्योरी है, हाइजेंस थ्योरी में हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, अभी यहाँ पर प्राइमरी वेव फ्रंट कौन से होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी वेव फ्रंट के लिए हम यहाँ पर चलते हैं, अपन एक छोटा सा डायग्राम कंसिडर कर सकता हूँ मैं। जैसे मानते हैं मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया। ओके, पॉइंट कंसिडर किया, जैसे यहाँ पर होता है सन। ठीक है, सन, जैसे यहाँ पर मानते हैं अपन इस पॉइंट को क्या माना है हमने, सन माना है, तो सन की क्या होता है, वेव्स होते हैं। ठीक है, लाइट एज अ वेव नेचर माना है, तो ये वेव के डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करेंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। ओके, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मानते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये
ये ओके, इस पॉइंट को क्या करना है, तुमको ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एक सर्कल मिल जाएगा, ओके। इस सर्कल को क्या बोलेंगे हम, वेव फ्रंट, ठीक है। इस सर्कल क्या क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट। उसके बाद क्या होता है, इसी पॉइंट का यूज करके, मतलब इस ये अगर पॉइंट तुमने कंसीडर किया तो इस पॉइंट के भी क्या हो जाएंगे, कुछ वेव्स निकल जाएंगे ऐसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसी पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो एक यहाँ पर सर्कल बनेगा, सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमको डिफरेंट डिफरेंट वेव बन रही है, ओके। जैसे एक छोटा सा पॉइंट अगर तुमने कंसीडर किया, इस छोटे को पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेव निकल रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। उसके बाद इस छोटे छोटे पॉइंट को तुम क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट के भी कुछ क्या हो जाएंगे, वेव्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट और ये होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान सकते हैं सन एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ओके। सन एज ए क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया, सन की वेव्स आ रही है, इस मिरर के ऊपर टकरा रही है, इस मिरर का टकराने के बाद क्या होता है कि जहां पर अंधेरा है वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, उस सनलाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो सन एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये हमारे पास जो मिरर है इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। देखो यहाँ पर प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास सेकंड कंसेप्ट, यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट होते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पर है स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास अगर कोई स्फेयर दिया, ठीक है, एक स्फेयर कंसीडर कर सकते हैं हम, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्पेयर दिया है, ओके। तो स्पेयर में से क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएंगे, मतलब यहाँ पर वेव फॉर्म हो रही है। इस स्पेयर को या जो लाइट या फिर यहाँ पर प्राइमरी सोर्स माना इसको मैंने, तो प्राइमरी सोर्स इसको अगर मान लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ से कुछ लाइट्स निकल जाएंगे, ओके। फिर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ओके, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में यहाँ पर वेव्स बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके फर्स्ट, ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस है उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। उस ज्वाइन करने के बाद एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर वेव फ्रंट, ओके। उस सर्कल को क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट बोलेंगे। उसके बाद सिमिलरली उस वेव फ्रंट में से क्या हो जाएंगे, कुछ वेव्स बाहर निकलेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। उसके बाद उसी वेव्स का फर्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी एक क्या मिल जाएगा अपने को, एक वेव फ्रंट मिलेगा। सो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद जो वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहाँ पर स्पेरिकल वेव फ्रंट मान सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अगर चले जाएंगे और उसके बाद सारे लोकस ऑफ दैट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पर स्पेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर होता है हमारे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट। उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट। मानते हैं अगर मेरे पास एक कोई बुक है, ओके, इस बुक को क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी वेव सोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी या फिर प्लेन, ओके। प्लेन वेव फ्रंट अगर बनाना है हमको यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर एक प्लेन है, उसके बाद प्लेन में से क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे मानते हैं यहाँ पर डायरेक्शन डायग्राम भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, मैंने प्लेन कंसिडर किया, प्लेन में से क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ वेव्स बाहर निकल रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में कुछ वेव्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को तुम क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, मतलब इस सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट और इस सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा, ओके। इसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट और इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब यहाँ पर जैसे ये पेन है हमारे पास, इस पेन को देखो यहाँ पर एक सिलेंडर टाइप का ही है, ठीक है, इस सिलेंडर टाइप का ही है। तो यहाँ से जैसे मान लिया मैंने एक सीधा लाइन खींचा, तो सीधे लाइन के खींचने के बाद क्या होता है, बीच में से अगर लाइन को खींचा सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उस सीधे लाइन में से क्या हो रहा है, वेव्स निकल रहे हैं बाहर, ओके। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स बाहर निकल रहे हैं, ओके। उसके बाद उस पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करने के बाद क्या मिल जाएगा अपने को, एक सीधा एक रॉड मिल जाएगा।
ओके, मतलब हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा, और उस हॉलो सिलेंडर को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स, मतलब जो पॉइंट होते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट। तो यहाँ पर 3 टाइप के होता है हमारे पास, स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल। ठीक है, स्फेरिकल, प्लेन एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। टॉपिक है हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, सो हाइजेंस प्रिंसिपल, ये जो पहले स्टोरी बताया मैंने, उसी के बेस पर ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 3 पॉइंट लिखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल में। फर्स्ट पॉइंट ऐसा रहेगा हमारा का, जो हमारे पास एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सोर्स, मतलब जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसको कंसिडर करेंगे, मानते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, सो प्राइमरी वेव फ्रंट की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे लाइट एज ए वेव नेचर, ऐसे बोला था मैंने। ठीक है, सो ऐसे लाइट क्या वेव्स फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट। ओके, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वेव पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में ऐसे लिखेंगे, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो कौन सा ऐड करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड इमिटिंग सेकेंडरी वेव, ओके, यहाँ से सेकेंडरी वेव अपने को मिलेगी। ओके, यहाँ से भी सेकेंडरी वेव मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी वेव मिल जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, जो सेकेंडरी वेव निकल रहे हैं उसको बोलेंगे वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन विच ट्रेवल्स इन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अच्छी स्पीड होती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, जैसे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उस नोट में भी अच्छे से लिखा है, तो वहां पे पहला पॉइंट लिख लेना, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड emitting secondary wave called wavelets in all direction which travels with the speed of light in the medium, ऐसे लिखोगे। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, the new wave front can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets travel in the forward direction। ओके, जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगे इसके, यहाँ पर एक डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा और ये दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है उसको बोलेंगे अपन इनइफेक्टिव। ओके, इनइफेक्टिव बोलेंगे उसको, और जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसको बोलेंगे इफेक्टिव। ठीक है, सो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर तीनों पॉइंट में एक प्राइमरी सोर्स रहेगा हमारे पास। ओके, प्राइमरी सोर्स, उसके बाद यहाँ से कुछ वेव फॉर्म हो जाएंगे, जैसे हमारे पास इसका पोस्टुलेट है हमारे पास। ठीक है, पोस्टुलेट क्या है कि जो हमारे पास लाइट है वो एक वेव नेचर को शो करता है, ऐसे माना था उसने। तो यहाँ से ये पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को नाम क्या दिया है, वेवलेट्स। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, वेवलेट्स, और उसी सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, वेव फ्रंट। ठीक है, इस सारे पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, वेव फ्रंट। उसके बाद यहाँ पर इसके 2 डायरेक्शन होंगे, एक तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन वो कि इफेक्टिव रहेगा, और जो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो ज्यादा इनइफेक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट किसमें दिखाना है अपने को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे ज्वाइन करोगे और ऑटोमेटिकली एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, सो प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट का जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब कौन सा आता है, सन। ओके, सन। उसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पर मिरर है, मिरर पर आएगी सनलाइट और ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, सो ऐसे 2 टाइप के यहाँ पर वेव फ्रंट होते हैं। उसके बाद अगर मानते हैं इस मिरर के यूज करने के बाद हमने ये वाला मिरर अगर यूज किया तो ये हो जाएगा टर्शियरी वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट वेव फ्रंट एक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को कैसे बनाना है वो पहले भी देखा था हमने, तो यहाँ पर फिर से अपन फिर देखते हैं। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट करने के लिए हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने एक प्राइमरी सोर्स कंसीडर करूंगी यहाँ पर, ये वाला, इसको नाम दिया मैंने एस।
ओके, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद जैसे मानते हैं इस प्राइमरी सोर्स का यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ से कुछ वेव्स बाहर निकलेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि जब हमने स्टडी किया था वेव एज अ मतलब लाइट एज अ वेव पार्टिकल, मतलब दोनों नेचर को शो करता है, लाइट एज अ वेव, ठीक है, और उसका होता है दूसरा बात पार्टिकल नेचर। बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट का एक ही नेचर शो करेगा यहाँ पर वेव, ठीक है, तो उसका स्टडी करना है। बाद में क्या करेंगे, इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, उस इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, वेवलेट्स। इस सारे पॉइंट को जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर मिलेगा एक तुमको वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये मैं रेड कलर का जो है उसको हटा देता हूँ, सो ऑटोमेटिकली तुमको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। तुम कंपास का यूज करो इसको ड्रॉ करने के लिए, अच्छे से ड्रॉ कर जाओगे। तो यहाँ पर ये एक होता है ये वाला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ प्राइमरी सोर्स कौन से हमारे पास, ये प्राइमरी वेव फ्रंट इसको बोलेंगे। उसके बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और वेवलेट बना सकते हैं, ओके, या फिर वेव फ्रंट बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट का यूज करके यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद सिमिलरली ये पॉइंट ड्रॉ करके इसके लिए एक आ जाएगा, इसके लिए एक टर्सरी आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट को तुमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद ये सारे पॉइंट को तुमको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ऐसे बनेगा हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। बाकी इसमें जो मतलब जो थ्योरी दिया है वो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुमको एग्जाम में अगर पूछेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्राइमरी सोर्स, उसके बाद हमको एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे वेव निकल रही है तो एक वेव फ्रंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, वेव लेट्स, ओके, इसको बोलेंगे वेवलेट्स। और वेवलेट्स को जब ज्वाइन करोगे तो एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। उसी वेवलेट का यूज करने के बाद यहाँ पर भी कुछ क्या हो जाएंगे, वेव्स आएंगे, और वेव्स को जब तुम ड्रॉ इस पॉइंट को ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पर फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट भी सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पर हमको एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लेन कंसीडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स लेना पड़ेगा, मानते ही एक सोर्स लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, वेव लेट्स, ओके, ये होता है हमारे पास वेवलेट्स। इस वेवलेट को ज्वाइन करोगे तो ये अपने को एक प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा, ओके। प्लेन वेव फ्रंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए एक सर्कल, सिमिलरली इस पॉइंट के लिए एक आधा सर्कल, इस पॉइंट के लिए आधा सर्कल। उसके बाद ये जो पॉइंट है इन सारे पॉइंट को तुम कनेक्ट करोगे। सो कनेक्ट करने के बाद एक तुमको क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट, ओके। तो यहाँ पर इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट दोनों सिमिलर टाइप के ही है, बट यहाँ पर प्लेन आ रहा है तो इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। पहले वाले एग्जांपल में स्फेयर बन रहा था तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे पर स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सो ये दोनों ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ड्रॉ कैसे करना है वही यहाँ पर अच्छे से एग्जांपल मैंने बता दिया था, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शायद तुमने 10वीं में या फिर 8वीं क्लास में स्टडी भी किया होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इक्वल टू हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके। वो जो इंसिडेंट लाइट है वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट के बराबर, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या काम करते हैं अपन, एक प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक प्लेन कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए। तो मानते हैं मैं एक प्लेन कंसीडर किया, ठीक है। प्लेन कंसीडर करने के बाद, ठीक है, प्लेन कंसीडर करने के बाद यहाँ पर कुछ इंसिडेंट लाइट हो जाएगी, ठीक है। मानते हैं ये ग्रीन लाइट शो कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से इंसिडेंट लाएंगे यहाँ पर, और दूसरी एक इंसिडेंट रे आ जाएगी इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे, इसको कुछ नाम भी देंगे ई एफ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं ई और इसको एफ, ठीक है। इसको नाम दिया ई और एफ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेव फ्रंट ज्वाइन करेंगे, या फिर क्या बोल सकते हो, जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा,
ठीक है। तो मैं रेड पेन से निकालता हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो इसको नाम देंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पर ऐसे निकाल दिया मैंने, ठीक है। रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्लेक्टेड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम देंगे, जी और एच नाम देते हैं इसको, जी एंड एच, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट मतलब ड्रॉ करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट का यूज करके हम यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सेमी सर्कल बना लिया, हो गया। सेमी सर्कल बनाते समय अच्छे से सेमी सर्कल बनाओगे। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, यहाँ पर सेमी सर्कल मतलब बहुत छोटा सा निकालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से निकाल दूंगा, ठीक है। सेमी सर्कल निकल गया। इस पॉइंट का यूज करके अपन सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब यहाँ से सीधा, ठीक है। इसको नाम देंगे अपन कैपिटल एन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। नॉर्मल होने के बाद यहाँ पर देखो इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है इसको नाम देंगे आई, आई यानी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। उसके बाद हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करते समय देखो यहाँ पर सीधा इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, इसको नाम देता हूँ मैं बी, ओके। उसके बाद इस पॉइंट का यूज करके, ओके, यहाँ से लेके यहाँ पर इस रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। इसको नाम देगा डी, ठीक है। इसको नाम देंगे हम यहाँ पर इसको डी, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम देंगे डी। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं अच्छे से, मतलब अच्छे से निकाल देता हूँ, ठीक है। अच्छे से मतलब यहाँ पर या ऐसे निकाल दें, ठीक है। इसको नाम देंगे अपन डी, ठीक है। सारे पॉइंट निकाल दिया मैंने यहाँ पे। इस प्लेन को भी नाम देते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। इसको नाम देंगे ओ, ठीक है। और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इसको ए, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे मेरा डायग्राम बन गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कौन सा है, आई, ओके। और ऊपर उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर बनेगा, नॉर्मल से लेके उस पॉइंट तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे अपन आर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस फिगर को कंसिडर करके कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम द फिगर, मतलब कंक्लूजन भी हो रहा है। कंक्लूजन करते समय यहाँ पर क्या करोगे, फ्रॉम द फिगर, सिंपल है ये वाला, फ्रॉम द फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। क्या करना कंसिडर, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ एन ए बी, एन ए बी। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारे पास, ये देखो, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है, ई ए एन, ओके, ई ए एन। और उसके बाद हमारे पास दूसरा एन ए बी, कहाँ पर दिख रहा है, एन ए बी। यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको देंगे अपन 90 डिग्री, ठीक है। ये फिगर के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, एन ए बी इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री, ओके। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाला कंसिडर कर सकते हैं अपन, एंगल एन ए बी, मतलब फिगर का यूज करके एंगल एन ए बी प्लस उसके बाद कंसिडर करेंगे एंगल बी ए सी, ओके, बी ए सी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बी ए और सी कहाँ पे है हमारे पास, बी ए और ये सी है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बताओ बी ए सी, ओके। उसके बाद कितना दिया है यहाँ पर, एन ए बी, एन ये बी। तो ये टोटल एंगल कितने का बन रहा है अभी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर बनेगा ये 90 डिग्री। इसको देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को जब तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को तुम जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद एंगल बी ए सी ये कितना हो जाएगा, एंगल आई के बराबर, मतलब
यहाँ पर ये कट जाएगा दोनों, और एन ए बी कट जाएगा। सो मुझे बताओ यहाँ पर देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एंगल ऑफ आई। इसको देना इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। बी ए सी कितना होगा, आई। उसके बाद हम दूसरा एक एंगल कंसिडर करेंगे, एंगल आर प्लस, यहाँ पर फ्रॉम द फिगर लिखेंगे अपन, फ्रॉम द फिगर एंगल आर प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, एंगल आर कितना दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पे एन ए बी जी, ओके, एन ए जी प्लस कितना दिया है, डी ए सी डी ए सी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, ये तो 90 का ही हो गया ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अपन 90 डिग्री। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे अपन, 90 डिग्री। इसको देना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मतलब एंगल डी ए सी। ठीक है, एंगल डी ए सी प्लस, और प्लस क्या करेंगे इसके साथ, एंगल डी सी ए, ओके, एंगल डी ए सी प्लस डी सी ए, ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए डी ए सी कहाँ पे है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे डी ए सी, मतलब ये वाला एंगल है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डी सी ए, मतलब डी सी ये वाला जो एंगल है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल कंसिडर किया, और दोनों एंगल जब कंसिडर करोगे तो थर्ड वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के एंगल। तो 90 डिग्री का हो गया अभी यहाँ पर। ओके, अभी क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर कंपेयर करते समय ये तो ये कट जाएगा, और एंगल आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी। सो यहाँ पर एंगल डी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल आर के बराबर। इसको देना इक्वेशन नंबर बी, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। सो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बन रहा है। मुझे बताओ यहाँ पर बी ए सी ये डी ए सी के बराबर है क्या, देखो हमारे पास एंगल बी ए सी, बी कहाँ पे दिख रहा है तुमको, बी ये, और उसके बाद कितना दिया है, सी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो। मैं देखो यहाँ पर फिर से डायग्राम निकालता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एन ये और ये है बी मानते हैं। हमको बी का काम नहीं है, बी का काम नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डी नाम देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर सी। तो मुझे बताओ यहाँ पर बी ए सी कहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे 90 डिग्री का भी है शायद। ओके, जो भी हो, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर इंटू है। तो बी ए सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, एक एंगल ये वाला कंसिडर किया है, एंगल बी ए सी, ये कितना है, आई के बराबर। ओके, ये कितना बराबर है, आई के बराबर। और डी ए सी कहाँ पे, डी ए सी ये वाला जो एंगल है, ओके, एंगल डी ए सी या फिर हाँ डी ए सी, ये दोनों इक्वल ही है ना, दोनों के दोनों कितने हैं यहाँ पर, डी ए सी, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल दिख रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बट एंगल बी ए सी इज नियरली इक्वल टू एंगल डी ए सी, ऐसे लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमको आई के बराबर आर दिखाना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ बी ए सी कितना दिया है, एंगल आई, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल डी ए सी, मतलब यहाँ पर कौन सा है, एंगल ऑफ आर। मुझे बताओ एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर दिख रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका प्रूफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से इस बार तो नहीं पूछेगा, क्योंकि पिछले साल ही पूछा था इन्होंने। तो सिंपल इतना याद रखोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगले साल नहीं पूछ सकता है मेरे ख्याल से, मतलब 95% चांसेस ये बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट कर लेना, मेरे ख्याल से इस टॉपिक को पूछ भी सकता है। मतलब दो टाइप से, एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल सकता है, नहीं तो फिर स्नेल्स लॉ को प्रूव करने को बोल सकता है।
ठीक है। सो यहाँ पर जो तुमको फिगर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है इसी फिगर का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सो फिगर को अच्छे तरीके से देख लो और एक एक कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर एंगल ए पी, ओके, एंगल ए डैश ए पी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिगर को अच्छे तरीके से देख लो क्योंकि फिगर ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने फिगर अच्छे से ड्रॉ किया तभी जाके इसको समझ सकते हो, ओके। तो मुझे बताओ एंगल ऑफ ए डैश ए पी इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए सी इक्वल टू एंगल ऑफ आई बोल सकते हैं हम, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, दूसरा एंगल कंसिडर कर सकता हूं पी डैश ये ई, एंगल पी डैश ये ई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ आर, मतलब रिफ्लेक्शन वाला एंगल, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन कहाँ से निकालेंगे, इस फिगर का यूज करके निकाला है, ठीक है, इसी फिगर का यूज करके निकाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करने से पहले मुझे बताओ यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी अगर कंसिडर किया, ट्रायंगल ए बी सी अगर इसको कंसिडर किया और यहाँ पर मैंने साइन आई, ये अगर फार्मूला यूज किया साइन आई, मतलब यहाँ पे उस एंगल को कंसिडर किया, एंगल मतलब कौन सा, यहाँ पर आई, इंसिडेंट एंगल को कंसिडर किया मैंने आई। सो आई को अगर कंसिडर किया तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अभी बी सी क्या है यहाँ पे, बी सी क्या है, अपोजिट साइड, और ए सी क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो इसको नाम देंगे अपन V1T और AC को क्या नाम देंगे हम, यहाँ पर सिंपल AC रख देते हैं, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैंने साइन आर, ठीक है, साइन आर को निकालना है तो ट्रायंगल ACE यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, AE डिवाइडेड बाय, ये E डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, AC, ठीक है। सो मुझे बताओ AE का वैल्यू कितना दिया है, V2T डिवाइडेड बाय यहाँ पर AC, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर बन गए हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, अभी यहाँ पर डिवाइड करो, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा मेरे को, साइन आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन आर इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, V1T डिवाइडेड बाय V2T, ओके। बाकी ये AC कट जाएगा, ठीक है, AC यहाँ पर कट जाएगा, TT भी कट जाएगा यहाँ पर, तो TT कटने के बाद कितना बचेगा, V1 डिवाइडेड बाय V2। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे V और V2 के लिए, ठीक है, V और V2, V1 और V2, V1 और V2 कितना कितना होगा यहाँ पर, V इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है C डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसके लिए अगर यूज करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, C डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 और यहाँ पर C डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 बन जाएगा, ठीक है। और C डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 ये क्या होता है, n2 की वैल्यू होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकेंगे n2 डिवाइडेड बाय n1, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन आर इक्वल टू कितना बनेगा, n2 डिवाइडेड बाय n1, और यही है हमारे पास स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में या फिर तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से ये इसके न्यूमेरिकल तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट होता है, उस नेक्स्ट कंसेप्ट को भी अपन यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट मतलब तुम्हारे पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 वीडियो है, इस पार्ट 1 का वीडियो का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधा पोलराइजेशन के ऊपर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम का यूज करके हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है, ओके। उस प्लेन में क्या किया, इंसिडेंट लाइन नॉर्मली इंसिडेंट किया है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या किया, नॉर्मली इंसिडेंट किया लाइन।
तो मुझे बताओ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करने के बाद कुछ रे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे या फिर ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक उन्होंने प्लेट कंसिडर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ऐसे बोल सकते हैं। सो नॉर्मली इंसिडेंट करने के बाद उसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, ओके, और उसके बाद उसका कुछ टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम हो जाने के बाद उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए बी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली मतलब एक ए बी प्लेन इंसिडेंट मैंने रे इंसिडेंट किया यहाँ पर। ठीक है, व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट मतलब जो एक प्लेन वेव फ्रंट है उसको इंसिडेंट किया ऑन द सरफेस पी क्यू के ऊपर। ठीक है, सो वहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पर, वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हैं अपन λ1 डिवाइडेड बाय t1, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। सो कैपिटल टी इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय v1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट। उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो सेकंड क्या है हमारे पास, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, मतलब पहले मीडियम में एक ये हो जाएगी, और सेकंड मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड के लिए हमारे पास फिर से एक वेवलेंथ आएगी, उस वेवलेंथ का वेलोसिटी कितना होगा, v2 इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाय t, उसमें भी कैपिटल टी की वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू कितना बनेगा, λ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर v2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये टी क्या कांस्टेंट मिल रहा है, तो इधर कितना बनेगा, λ1 डिवाइडेड बाय v1 इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, ये बनेगा, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो λ1 v2 इक्वल टू λ2 v1, ऐसे दो रिलेशन मिल जाएंगे, मतलब एक यहाँ पर ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारे पास स्पीड है, ओके, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो यही होता है हमारे पास इस कंसेप्ट में, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये इक्वेशन याद रखोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है।